हेलो, नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है इस जेपीसी वाले चैनल पे। स्टूडेंट, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री की पहली क्लास। और ये क्लास काफ़ी लंबी समय से स्टूडेंट्स की डिमांड हो रही थी कि आप क्लास को कब से स्टार्ट कर रहे हो। इस क्लास में मैं चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज कराने वाला हूँ और टॉपिक समाप्त होते ही एमसीक्यू क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करवाया जाएगा। तो आप सभी इस सेशन में जल्द से जल्द जुड़ जाएं और ये क्लास यूपीएससी के बच्चों के अलावा स्टेट पीसीएस के बच्चों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला टॉपिक इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। और जैसा कि मैं बताया कि जैसे टॉपिक खत्म होगा वैसे ही मेरे चैनल यूट्यूब पे टॉपिक वाइज एमसीक्यू करवाया जाएगा। ठीक है, एकदम दिमाग में किसी भी तरह का डर नहीं रहेगा आप सभी को हिस्ट्री के प्रति। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला टॉपिक, सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता का जो ईस्वी था वो कब से कब तक था? 2500 बीसी से 1750 बीसी था। ठीक है, कब से कब तक था? 2500 बीसी से 1750 बीसी तक था। इसका खोज को किसने किया? इनका काल विभाजन कब से कब तक था? इनका संस्थापक कौन कौन थे और नामकरण क्या क्या रखा गया है? इनका विस्तार यानी सिंधु वैली सिविलाइजेशन का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, उन सभी को हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। और सिंधु वैली सिविलाइजेशन का समकालीन सभ्यता कौन कौन थे, इन सभी को हम लोग डिटेल में देखेंगे। और स्टूडेंट, ये जो क्लास है ये एकदम ब्रीफ, एकदम शॉर्ट वे में लिया जाएगा। ठीक है, चलिए, ये है सिंधु घाटी की सभ्यता 2500 बीसी से 1750 बीसी तक चला था। ठीक है, यानी कि डेट कब से कब तक था? 2500 बीसी से 1750 बीसी तक था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था कैसा थी, इसका राजनीतिक व्यवस्था कैसा था, इसका आर्थिक व्यवस्था कैसा था, इसका धार्मिक व्यवस्था कैसा था, इन सभी व्यवस्था को हम लोग विस्तार पूर्वक से देखने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि अब हम लोग उतना देखने के बाद आगे क्या देखेंगे, सिंधु घाटी की सभ्यता का तकनीकी विकास कैसा था, नगर योजना कैसा था, मुख्य स्थल क्या क्या था, पतन के कारण भी हम लोग देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब चलिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता का खोज किस किसने किया है यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सबसे पहले 1826 में किन्होंने किया था? चार्ल्स मेसन ने किया था। ठीक है, 1826 में सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज सबसे पहले किन्होंने किया था? तो चार्ल्स मेसन ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट, फिर चार्ल्स मेसन के बाद कौन आए? कनिंघम आए। कौन आए? कनिंघम आए। ठीक है, ये कब से कब आए थे? 1853 से 1877 तक रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट इनके बाद आए बर्टन बंधु। ठीक है, यानी कि इंग्लिश में बर्टन ब्रदर्स। ठीक है, ये कब आए थे? 1856 में आए थे और इन्होंने सभ्यता के साक्ष्य के बारे में बताया था। ठीक है, यानी सभ्यता के साक्ष्य के बारे में किन्होंने बताया था? तो बर्टन ब्रदर्स ने बताया था। ठीक है, क्वेश्चन में पूछेगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता के साक्ष्य के बारे में किसने बताया था? तो किसने बताया था? बर्टन ब्रदर्स ने बताया था और ये 1826 में बताया, सॉरी 1856 में बताया था। ठीक है, नेक्स्ट, बर्टन ब्रदर्स के बाद कौन आया था? दयाराम साहनी आए थे। ठीक है, ये कब आए थे? 1821 ईस्वी में आए थे। कब आए थे? 1821 ईस्वी में आए थे। ठीक है, इन्होंने जॉन मार्शल के निर्देशन में हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था। ठीक है, यानी कि सबसे पहला साइट कौन सा था? तो हड़प्पा सभ्यता था। ठीक है, दयाराम साहनी हड़प्पा सभ्यता की खोज किया था 1921 ईस्वी में और किनका निर्देशन में किया था? तो जॉन मार्शल के निर्देशन में किया था। ठीक है, नेक्स्ट, फिर आर डी बनर्जी ने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो का खोज किया था। ठीक है, जो कि ये सिंधु घाटी सभ्यता का सेकेंड साइट माना गया है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का सेकेंड साइट कौन है? तो मोहनजोदड़ो है। ठीक है, और मोहनजोदड़ो की खोज ये किन्होंने किया है? तो आर डी बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किए थे। ठीक है स्टूडेंट,
अभी डिटेल्स एकदम डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और इसका क्वेश्चन भी मेरे यूट्यूब चैनल पे होगी, एमसीक्यू प्रैक्टिस। अब हम लोग देखने वाले हैं मोहनजोदड़ो, ठीक है। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुआ था? तो 1922 ईस्वी में हुआ था। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में हुआ था। और इनका खोज मोहनजोदड़ो की कौन किया था? तो आर डी बनर्जी किया था, ठीक है। मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा स्थल माना गया है, ठीक है। यानी कि सबसे लार्जेस्ट साइट किसको माना गया है? तो मोहनजोदड़ो को माना गया है। और मोहनजोदड़ो को 1980 ईस्वी में यूनेस्को में शामिल किया गया है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछेगा, स्टेट पीसीएस में मोहनजोदड़ो को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? तो कब शामिल किया गया था? 1980 ईस्वी में शामिल किया गया था, ठीक है। और मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा गया है, ठीक है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा गया है। आ रहा है स्टूडेंट समझ में आप सभी को? नेक्स्ट, अब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसका काल विभाजन यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन को 3 फेज में बांटा गया था। कितना फेज में बांटा गया था? 3 फेज में बांटा गया था, ठीक है। ये जो पहला फेज का जो डेट था, ये 3500 बीसी से 2500 बीसी तक चला था, ठीक है। नेक्स्ट, सेकेंड फेज का जो डेट था, ये 2500 बीसी से 1750 बीसी तक चला था। नेक्स्ट, थर्ड फेज जो था, वो 1750 बीसी से लेकर 1200 बीसी तक चला था, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट फेज में आता है, वो कौन आता है? पूर्व हड़प्पा काल आता है, ठीक है। पूर्व हड़प्पा काल किस फेज का पार्ट है? तो फर्स्ट फेज का पार्ट है। नेक्स्ट, हड़प्पा काल, ठीक है, ये सेकेंड पार्ट, ये सेकेंड फेज का पार्ट है। हड़प्पा काल जो है, ये सेकेंड फेज का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, उत्तर हड़प्पा काल, ये किसका पार्ट है? तो थर्ड फेज का पार्ट है, ठीक है। उत्तर हड़प्पा काल की खोज कब हुआ था? तो 1750 बीसवी से लेकर के 1200 बीसी तक के बीच में हुआ था, ठीक है। और हड़प्पा काल की खोज किस फेज में हुआ था? तो सेकेंड फेज में हुआ था, और 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी के बीच में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट, C14 के माध्यम से हम लोगों को इंडस वैली सिविलाइजेशन की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछेगा, ठीक है, कि कौन सा कार्बन के माध्यम से इंडस वैली सिविलाइजेशन की हम लोगों की जानकारी प्राप्त हुई थी? तो आप लोग क्या बताओगे? C14 के माध्यम से जानकारी हम लोगों की प्राप्त हुई थी, ठीक है। और ये जो काल जो था 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी, ठीक है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का मैच्योरिटी पीरियड था, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का कौन सा पीरियड था? मैच्योरिटी पीरियड था, ठीक है, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? परिपक्व काल, ठीक है, परिपक्व काल। नेक्स्ट, यहाँ पे हम लोग अभी देखने वाले हैं पूर्व हड़प्पा स्थल, ठीक है। अभी हम लोग देखे हैं कि जो पूर्व हड़प्पा स्थल है, ठीक है, कौन सा फेज का पार्ट था? तो फर्स्ट फेज का पार्ट था, फर्स्ट फेज का ये पार्ट था, ठीक है। पूर्व हड़प्पा काल में किन किन स्थल को शामिल किया गया है, यहाँ पे डिटेल में दिया गया है, ठीक है। पूर्व हड़प्पा काल में बनवाली को शामिल किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, राखीगढ़ी को शामिल किया गया है। नेक्स्ट, कालीबंगा को शामिल किया गया है, ठीक है। ये जो तीनों स्थल है, किसका पार्ट है? तो पूर्व हड़प्पा स्थल का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं हड़प्पा साइट, ठीक है। हड़प्पा साइट, ये फर्स्ट साइट इसको माना गया है। इससे अभी हम लोग पहले हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। फर्स्ट साइट कौन था? हड़प्पा स्थल था, ठीक है। हड़प्पा साइट, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, अल्लोथल, ठीक है। यानी कि हड़प्पा स्थल, ठीक है, ये सेकेंड पार्ट का भाग था, ठीक है। ये हड़प्पा स्थल जो था, ये सेकेंड फेज का पार्ट था, ठीक है। इस सेकेंड फेज में कौन कौन से स्थल को शामिल किया गया है? तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, अल्लोथल को शामिल किया गया है, ठीक है। जो कि आप लोग यहाँ मैप में देख पा रहे हो, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, अल्लोथल, ठीक है। ये हमारा भारत का मैप है, ये हमारा भारत का मैप है। और यहाँ पे देख रहे हो, ये अफगानिस्तान, ये पंजाब का इलाका है, ठीक है। तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये सब पंजाब के इलाका में है, और ये जो लोथल जो है, ये कहाँ पे है? भारत में है, ठीक है। ये मोहनजोदड़ो है, आप सभी यहाँ पे देख पा रहे हो, ये मोहनजोदड़ो में ये सब जो घर वगैरह आप सभी देख रहे हो, ठीक है, ये मोहनजोदड़ो का पार्ट है, ठीक है। अभी हम लोग डिटेल में एकदम विस्तार पूर्वक में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। मोहनजोदड़ो में मतलब जो घर वगैरह जो था, ठीक है, तो उनका जो दरवाजा था, उनका दरवाजा
किस ओर खुलता था, ये सभी अभी हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। पोस्ट हड़प्पा साइट, ठीक है, उत्तर हड़प्पा स्थल, ठीक है, ये किसका फेज का पार्ट था, तो थर्ड फेज का ये पार्ट था, ठीक है। उत्तर हड़प्पा स्थल जो था ये थर्ड फेज का पार्ट था, ठीक है, थर्ड फेज का पार्ट था। इसमें कौन कौन सा स्थल को शामिल किया गया है, यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। रामपुर, रोजदी, भगवानपुर, आलमगीरपुर, उल्लास, गुजरात, ये सभी स्थल उत्तर हड़प्पा स्थल का पार्ट है। अब यहाँ से हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन को एकदम डिटेल वे में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। अभी इससे पहले हम लोग देखें, वो सब हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्या क्या पार्ट को पढ़ना है, उनको अभी हम लोग देखे हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन को एकदम डिटेल वे में देखने वाले हैं, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो मैच्योरिटी पीरियड है वो कब से कब तक है, 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी तक है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि इस सभ्यता में 4 प्रजातियां थी, ठीक है। इस सभ्यता में कितनी प्रजातियां थी, 4 प्रजातियां थी, ठीक है। जो कि पहला प्रजातियां को क्या बोला जाता है, भूमध्य सागरीय, पहला प्रजातियां को भूमध्य सागरीय बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रजातियां सेकेंड है ऑस्ट्रेलाइड, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड जो प्रजाति है ये है मंगोलाइड है, ठीक है। और नेक्स्ट फोर्थ जो प्रजाति है ये अल्पाइन है, ठीक है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता को 4 प्रजाति में डिवाइड किया गया है, जो कि यहाँ पे चारों प्रजाति का नाम यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, अधिकतर इतिहासकारों का मानना है कि इस सभ्यता के संस्थापक द्रविड़ थे, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अधिकतर इतिहासकार का मानना है कि इस सभ्यता के संस्थापक कौन थे, द्रविड़ थे। इस सभ्यता के संस्थापक कौन थे, तो द्रविड़ थे। यहाँ पे आप सभी देख पा रहे हो द्रविड़। नेक्स्ट, फिर सिंधु घाटी की सभ्यता का 3 नामकरण दिया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता का कितना नाम दिया गया है, 3 नाम दिया गया है, ठीक है। पहला हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं, सेकंड हड़प्पा सभ्यता के नाम से हम लोग जानते हैं, नेक्स्ट मेसोपोटामिया की सभ्यता के नाम से जानते हैं। और ये जो तीनों नाम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी इस तीनों नाम को कॉपी में नोट करो और एकदम याद रखो, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का नामकरण कितना पार्ट में किया गया है, तो 3 पार्ट में किया गया है, ठीक है। कितना नाम हम लोग जानते हैं हड़प्पा सभ्यता का, 3 नाम से हम लोग जानते हैं। पहले सिंधु घाटी का सभ्यता, नेक्स्ट हड़प्पा सभ्यता, नेक्स्ट मेसोपोटामिया का सभ्यता कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का समकालीन सभ्यता, ठीक है, कितना था, तो 3 था, ठीक है। यानी कि जब सिंधु घाटी सभ्यता चला था उसी के टाइम मेसोपोटामिया का भी सभ्यता चला था, उसी के टाइम मिस्र मिस्र का सभ्यता चला था, उसी के टाइम चाइना का सभ्यता चला था, ठीक है। यानी कि ये तीनों जो था मेसोपोटामिया, मिस्र और चीन, उस टाइम चला था जब हमारे देश में इंडस वैली सिविलाइजेशन का शुरुआत हुआ था, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का कंटेम्पररी सिविलाइजेशन कौन कौन सा था, तो आप लोग क्या बताओगे, मेसोपोटामिया, इजिप्ट और चाइना, ठीक है। जो कि इसमें ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, ठीक है, यानी कि प्राचीनतम सभ्यता विश्व का कौन सा माना गया है, तो मेसोपोटामिया का सभ्यता माना गया है, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सपेंशन ऑफ आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक्सपेंशन कहाँ से कहाँ तक हुआ है, उन सभी को हम लोग देखेंगे, ठीक है। यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को एक्सपेंशन 3 कंट्री में किया गया था, ठीक है। एक है भारत, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा है अफगानिस्तान, ठीक है। अभी हम लोग मैप में इसको देखने वाले हैं, ठीक है। यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक्सपेंशन विस्तार 3 देशों में किया गया था, जो कि अभी हम लोग मैप में देखेंगे। यहाँ पे आप सभी देख पा रहे हो, ये है भारत का मैप, ये है भारत का मैप, ठीक है। फिर यहाँ पे आप सभी देख पा रहे हो, ये है अफगानिस्तान का इलाका और ये है पाकिस्तान का इलाका, ठीक है। तो देखो यहाँ से इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये जो ब्लैक जो कलर किया हुआ है ना, यहाँ से इधर होते हुए यानी कि इंडिया में होते हुए देख पा रहे हो, यहाँ पे रोपर है, बनवाली है, ठीक है। अभी अभी जस्ट हम लोग देखे हैं, तो इधर इंडिया होते हुए ये अफगानिस्तान एंट्री हो गया है, अफगानिस्तान के बाद इधर पाकिस्तान एंट्री हो गया है, ठीक है। यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन टोटल 3 कंट्री में एक विस्तार किया गया है, ठीक है। यानी कि
इसका जो एरिया है 3 कंट्री में है। ठीक है, कौन कौन सा? भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है, इंडिया में जो जो इलाका पड़ता है यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। ठीक है, इंडिया में कौन कौन सा इलाका में है इंडस वैली सिविलाइजेशन? तो जम्मू कश्मीर में है। और जम्मू कश्मीर का कौन सा स्थान है? तो मांडा स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन पंजाब में है। ठीक है, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का कुछ एरिया पंजाब में है। ठीक है, और पंजाब में कौन सा स्थल है? तो रोपड़ है। ठीक है, नेक्स्ट हरियाणा स्टेट में है कुछ एरिया। ठीक है, तो हरियाणा स्टेट का कौन कौन से स्थल है? राखीगढ़ी है, बनवाली है। ठीक है, नेक्स्ट राजस्थान स्टेट में कुछ एरिया है सिंधस वैली ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो राजस्थान का जो इलाका है वो कौन सा है? कालीबंगा है और हुलास है। ठीक है, नेक्स्ट यूपी में कुछ इलाका है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ठीक है, जो कि आलमगीरपुर में है। ठीक है, नेक्स्ट है गुजरात। और गुजरात में कौन कौन सा इलाका है? तो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा स्थल है कहाँ पे? गुजरात में खोजा गया है। ठीक है, तो कौन कौन सा? लोथल है, सुरकोटडा है, धोलावीरा है, रंगपुर है, देशलपुर है। ठीक है, नेक्स्ट जो एरिया है ये महाराष्ट्र है। ठीक है, और ये महाराष्ट्र में कौन सा जगह है? तो दैमाबाद है। ठीक है, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारे भारत में कौन कौन सा स्टेट में है? तो यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। ठीक है, तो कॉपी में नोट करो और यही सब क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि लोथल इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट है, ये किस स्टेट में है? तो आप लोग उत्तर क्या दोगे? तो गुजरात। ठीक है, उसी प्रकार सुरकोटा के बारे में पूछेगा, उसी प्रकार धौलावीरा के बारे में पूछेगा, उसी प्रकार रंगपुर के बारे में पूछेगा, उसी प्रकार देसलपुर के बारे में पूछेगा। तो आपसे भी याद रखो। तो बच्चों, आप सभी यूपीएससी वाले बच्चे, ठीक है, ध्यान पूर्वक एकदम दिमाग में रख लो। पिछली बार यूपीएससी कंसेप्ट के साथ साथ क्या पहुंच दिया था? आप सभी यूपीएससी का एग्जाम दिए थे पिछले बार यूपीएससी कंसेप्ट के साथ साथ फैक्ट का भी क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो एकदम दिमाग से हटा दो कि मैं सिर्फ कंसेप्ट पढ़ के जाऊंगा तो क्लियर कर लूंगा। ठीक है, अब कंसेप्ट के साथ आप सभी को फैक्ट भी पढ़ना है। कंसेप्ट के साथ आप सभी को फैक्ट भी पढ़ना है। ठीक है, तो लोथल, सुरकुड्डा, धौलवीरा, रंगपुर, देसलपुर ये सब कौन सा स्टेट में है? तो गुजरात में है, और आप सभी को याद रखना है। अब बाकी बात तो स्टेट पीसीएस वाले को तो दिया हुआ है यहाँ पे डिटेल में। ठीक है, नेक्स्ट अब जो पाकिस्तान में जो जो इलाका है यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। ठीक है, पाकिस्तान हड़प्पा में है। ठीक है, पाकिस्तान में जो जो इलाका है यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। तो जो हड़प्पा जो है वो कौन सा कंट्री का पार्ट है? तो पाकिस्तान का पार्ट है। और हड़प्पा का कुछ स्थल पंजाब में पाया गया है। ठीक है, जो कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है? तो माल्टा गोमरी डिस्ट्रिक्ट में है। और कौन सा नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे है। नेक्स्ट मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो कौन सा कंट्री में है? तो पाकिस्तान में है। ठीक है, चांदड़ो कौन सा कंट्री में है? तो पाकिस्तान में है। तो मोहनजोदड़ो और चांदड़ो ये सिंध का पार्ट है। ठीक है, यानी कि सिंध पाकिस्तान का स्टेट है, और ये पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट लरकाना में है। ठीक है, कौन कौन? मोहनजोदड़ो और चांदड़ो। और ये मोहनजोदड़ो और चांदड़ो कौन सा नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, नेक्स्ट कोट दीजी ये कहाँ पे है? तो पाकिस्तान में है। कोट दीजी ये कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। ठीक है, और ये पाकिस्तान का कौन से स्टेट में है? तो सिंध स्टेट में है। ठीक है, सिंध को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंदस। सिंध को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंदस। ठीक है, नेक्स्ट अब अफगानिस्तान। ठीक है, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो विस्तार था वो 3 कंट्री में था। ठीक है, इंडिया का हम लोग देख लिए, पाकिस्तान का हम लोग देख लिए, अब हम लोग यहाँ पे अफगानिस्तान का देखने वाले हैं। ठीक है, अफगानिस्तान में जो स्थल है वो कौन सा है? मुंडी गाक। ठीक है, नेक्स्ट सुरतगही। ठीक है, ये दोनों अफगानिस्तान में है। ठीक है, तो स्टूडेंट आप सभी बढ़िया से मेरे क्लास में एकदम नोट वोट बनाना स्टार्ट करो। ठीक है, देख पा रहे हो यहाँ पे मैप में ये त्रिभुजाकार आकार में आप सभी देख पा रहे हो यहाँ पे। ये लोथल है। ठीक है, ये गुजरात में है। ये वीराना है यहाँ। ठीक है, देख पा रहे हो हड़प्पा। ये हड़प्पा किसका पार्ट है? पाकिस्तान का पार्ट है ना? मोहनजोदड़ो किसका पार्ट है? पाकिस्तान का पार्ट है। ठीक है,
तो यहाँ मैप में एकदम डिटेल में दिया गया है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टार्ट हम लोग करेंगे। ठीक है, क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का टोटल एरिया कितना है, परसेंटेज कितना है, इसका शेप कैसा है, ये सभी अभी हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन टोटल कितना एरिया में है, तो 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन टोटल 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा इंडस वैली सिविलाइजेशन टोटल कितना क्षेत्र में फैला हुआ है, तो उत्तर क्या दोगे, 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, ये इंडिया में कितना परसेंट है, तो 40% है। ठीक है, इंडिया में इसका एरिया कितना परसेंट में है, तो 40% में है। अभी जैसे कि हम लोग देखें, जम्मू कश्मीर हम लोग देखें इंडिया का पार्ट है, पंजाब हम लोग देखें इंडिया का पार्ट है। ठीक है, महाराष्ट्र देखें इंडिया का पार्ट है। ठीक है, इससे पहले अभी हम लोग जस्ट देखें। ठीक है, तो इंडिया में 40% एरिया में फैला हुआ है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, और इसका शेप कैसा है, तो ट्रायंगुलर है। ठीक है, त्रिभुजाकार है। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हो, ये ट्रायंगुलर, ये ट्रायंगल। ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो आकार है वो कैसा है, तो ट्रायंगल शेप में है। ठीक है, यहाँ पे ट्रायंगल शेप देखो, तो ये आकार को बहुत ही इम्पोर्टेंट है और याद रखना है आप सभी को आकार। ठीक है, नेक्स्ट, अभी जो रिसेंट में जो स्थल खोजा गया है वो कौन सा स्थल है, तो सिनौली। ठीक है, और ये कहाँ पे है, तो बागपत में है। ठीक है, तो अभी रिसेंट में जो स्थल खोजा गया है सिंधु घाटी सभ्यता का, वो कौन सा है, तो सिनौली। ठीक है, कौन सा स्थल है, सिनौली। ठीक है, नेक्स्ट, अब हम लोग इसका एक्सपेंशन देखने वाले हैं। ठीक है, ये देखो, नॉर्थ में कौन सा है, जम्मू कश्मीर है। ठीक है, और जम्मू कश्मीर में कौन सा स्थान है, तो मांडा है, और ये चेनाब नदी के किनारे है। ठीक है, नेक्स्ट, जो पूरब के साइड है, ठीक है, यानी कि जो पूरब में है वो कौन सा है, यूपी पड़ता है। ठीक है, पूरब में यूपी पड़ता है, और यूपी में कौन से स्थल पे है, तो आलमगीर स्थल पे है इंडस वैली सिविलाइजेशन, और ये इंदन नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, साउथ में जो है वो महाराष्ट्र है। ठीक है, जो साउथ का जो एरिया है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो कौन सा एरिया है, तो महाराष्ट्र इलाका पड़ता है। ठीक है, और ये परवरा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, जो वेस्ट यानी कि पश्चिम में जो इलाका इंडस वैली सिविलाइजेशन का है वो कौन सा है, तो सूत का गैंडोर है। ठीक है, सूत का गैंडोर कहाँ पे है, पश्चिम का इलाका है, और ये बलूचिस्तान में पड़ता है, और ये कौन सा नदी के किनारे बसा हुआ है, तो दाशक नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, फिगर ही दे करके यूपीएससी में, और स्टेट पीसीएस में। ठीक है, कि नॉर्थ में कौन सा स्टेट है, और स्टेट का कौन सा इलाका है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा नदी पड़ता है, तो ये आप सभी को एकदम दिमाग में याद रखना है। ठीक है, नॉर्थ में जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो मांडा है, और ये चेनाब नदी के किनारे बसा हुआ है जम्मू कश्मीर। ठीक है, ईस्ट का भी हम लोग जस्ट देखें, यूपी पड़ता है, और यूपी हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है, और इसका जो डिस्ट्रिक्ट है ये आलमगीरपुर है। ठीक है, साउथ का भी जस्ट हम लोग देखें, महाराष्ट्र है, और ये महाराष्ट्र का कौन से डिस्ट्रिक्ट है, तो दैमाबाद है, और ये परवरा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, तो एकदम आप सभी ध्यान पूर्वक से पढ़ो और याद रखो। ठीक है, अब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक व्यवस्था को देखने वाले हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक व्यवस्था कैसा था। ठीक है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था, अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक धर्म वगैरह क्या था, डिटेल में देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का राजनीतिक व्यवस्था कैसा था, हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सामाजिक व्यवस्था था वो कैसा था, तो मात्र सत्तात्मक समाज था। ठीक है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में महिला की स्थिति अच्छी थी। सिंधु घाटी सभ्यता में महिला की स्थिति अच्छी थी। ठीक है, और वहां पे उच्च नगरीय जीवन लोग जी रहे थे। ठीक है, यानी कि अच्छा खासा जीवन लोग सिंधु घाटी सभ्यता में जी रहे थे। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था में क्या-क्या सा इन लोग करते थे, तो यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। ठीक है, वस्त्र कौन-कौन सा ये लोग पहनते थे, तो ऊनी और सूती वस्त्र पहनते थे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, किस समाज के लोग कैसे वस्त्र पहनते थे, तो ऊनी और सूती के वस्त्र पहनते थे। ठीक है, ये लोग मनोरंजन करने के लिए यानी कि इंटरटेनमेंट करने के लिए बहुत सारा साधन को उपयोग करते थे। ठीक है, यानी कि जैसे जुआ खेलते थे, जैसे मछली पकड़ते थे,
जैसे आपस में दो पशुओं को लड़ा देते थे, ठीक है। तो ये सब इंटरटेनमेंट करने का ये सब ये लोग साधन कर मतलब इंटरटेनमेंट करने का ये सब साधन था, ठीक है। किनका? सिंधु घाटी सभ्यता का लोगों का, ठीक है। फिर अंतिम संस्कार कैसा था इन लोगों का? तो अंतिम संस्कार इन लोग शव को दफनाते भी थे, ठीक है। शव को दफनाते भी थे और शव को जलाते भी थे, ठीक है। यानी कि दोनों ही चीज करते थे, ठीक है। हड़प्पा का लोग शव को क्या करते थे? दफनाते थे। हड़प्पा के लोग शव को क्या करते थे? दफनाते थे। हड़प्पा के लोग शव को दफनाते थे, ठीक है। और मोहनजोदड़ो के लोग शव को क्या करते थे? जलाते थे, ठीक है। तो ये दोनों ही चीज को याद रखना है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। हड़प्पा के लोग शव को क्या करते थे? दफनाते थे, ठीक है। हड़प्पा के लोग शव को दफनाते थे और मोहनजोदड़ो के लोग शव को जलाते थे, ठीक है। जलाते थे। अभी जब मैं एमसीक्यू कराऊंगा इसी का जस्ट मतलब इस सेशन के जस्ट मैं इसी का एमसीक्यू कराऊंगा, तो उसमें सारा क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एकदम आप सभी को किसी भी तरह का एग्जाम में दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट, समाज का वर्गीकरण 6 भागों में बांटा गया था, ठीक है। सिंधु घाटी का जो समाज था वो कितना भागों में बांटा गया था? तो 6 भागों में बांटा गया था, ठीक है। पहला जो भाग था ये पुरोहित वर्ग के थे, ठीक है। दूसरा जो भाग था योद्धा वर्ग के लोग थे, ठीक है। तीसरा जो भाग था व्यापारी वर्ग के लोग थे, ठीक है। चौथा जो भाग था वो किसान वर्ग के लोग थे और पांचवा जो भाग था ये कुम्हार वर्ग के लोग थे और छठा जो भाग था ये श्रमिक वर्ग के लोग थे, ठीक है। और ये जो वर्ग में विभाजित किया गया था तो कर्म के आधार पर विभाजित किया गया था, ठीक है। यानी कि काम के आधार पर इनको 6 भागों में बांटा गया था, ठीक है। यानी कि सबसे ऊंचा किनको माना गया था? तो पुरोहित वर्ग के लोग को माना गया था। फिर उसके बाद योद्धा वर्ग के लोग को माना गया था। उसके बाद व्यापारी वर्ग के लोग को माना गया था। उसके बाद किसान वर्ग के लोग को माना गया था। उसके बाद कुम्हार वर्ग के लोग को माना गया था। उसके बाद श्रमिक वर्ग के लोग को माना गया था, ठीक है। यानी कि सबसे नीचा किनको माना गया था? तो श्रमिक वर्ग, ठीक है। यानी कि लेबर वगैरह का जो काम करता है ना, तो उनको सबसे नीचे माना गया था। और आज भी आप सभी देख सकते हो समाज में लेबर को किस प्रकार से देखा जाता है, देखते हो आप सभी। तो कर्म के आधार पर समाज को 6 भागों में बांटा गया था, ठीक है। फिर ये लोग इंटरटेनमेंट करने के लिए क्या किन किन साधन का उपयोग किए थे यहाँ पे डिटेल में दिया गया है, ठीक है। इंटरटेनमेंट करने के लिए ये लोग जुआ खेलते थे, ठीक है। फिर शतरंज खेलते थे, ठीक है। यानी कि शतरंज क्या बोलते हैं? चेस, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चेस, ठीक है। नेक्स्ट, नृत्य यानी कि डांस वगैरह करते थे, ठीक है। फिर डांस वांस करने के बाद इतना में भी मजा नहीं आने लगा तो लोग अब शिकार करने चले गए जंगल, ठीक है। अब शिकार करने चले गए। अब इतना में भी लोगों को मजा नहीं आया तो अब लोग आपस में दो पशुओं को लड़ा देते थे और बाकी लोग मजे लेते थे। और बाकी लोग क्या करते थे? मजे लेते थे, ठीक है। तो ये सब मनोरंजन करने के लिए साधन था, ठीक है। और अभी भी लोग क्या है, लोग समाज में जुआ वगैरह खेलते हैं, देखते हो। अभी भी देखो बूढ़े बुजुर्ग के लोगों आपस में 4 लोग बैठ जाएंगे जुआ वगैरह खेलेंगे, आपस में 4 लोग बैठ जाएंगे चेस वगैरह खेलेंगे, ठीक है। तो ये अभी भी ये सब चीज उपलब्ध है, ठीक है। नेक्स्ट, अंतिम संस्कार 3 प्रकार के हैं, ठीक है। अभी जस्ट हम लोग देखें हड़प्पा के लोग अंतिम संस्कार में क्या करते थे? तो शवों को क्या करते थे? दफनाते थे। हड़प्पा के लोग क्या करते थे? शव को दफनाते थे, ठीक है। और मोहनजोदड़ो के लोग शव को क्या करते थे? तो ये लोग शव को जलाते थे। मोहनजोदड़ो के लोग शव को क्या करते थे? जलाते थे, ठीक है। तो ये अंतिम संस्कार 3 पार्ट में यहाँ पे बांटा गया है, ठीक है। एक है पूर्ण समाधिकरण, ठीक है। दूसरा है आंशिक समाधिकरण, ठीक है। तीसरा है शवों को जलाना, ठीक है। यानी कि ये 3 पार्ट शवों का प्रकार था, ठीक है। अंतिम संस्कार का 3 पार्ट था। नेक्स्ट है, अब सिंधु सभ्यता में किस प्रकार की लिपि का प्रयोग किया गया था, यहाँ पे अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे। इनका जो लिपि था ये भाव चित्रात्मक था, ठीक है। यानी कि बहुत ही भाव चित्रात्मक, यानी कहने का मतलब है कि एकदम
कैसा कि मतलब बोल क्या सकते हैं, मतलब कि एकदम, मतलब बोल सकते हैं कि आश्चर्यजनक लिपि, ठीक है। जैसे कि अभी हम लोग इधर से लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे खत्म हुआ। अब नेक्स्ट हम लोग लाइन लिखते हैं तो यहाँ से फिर से हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लाइन लिखना होता है तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं, फिर यहाँ लाके खत्म करते हैं, ठीक है। लेकिन इनका जो लिपि था बहुत चित्रात्मक था। कैसा था? तो दाएं से बाएं और लिखता था, ये लोग लिखते थे। कैसे लिखते थे? दाएं से बाएं और लिखते थे, और यहाँ खत्म होता था तो फिर दूसरा लाइन यहीं से ये लोग शुरू करते थे, ठीक है। फिर यहाँ लाइन खत्म होता था तो फिर यहाँ यहीं से ये लोग शुरू करते थे, यहाँ लाके खत्म करते। फिर यहाँ खत्म होता था तो इसी के जस्ट नीचे के लाइन से यहाँ से फिर से ये लोग शुरू करते थे। तो सोच सकते हो इस प्रकार से अभी आप लोग लिखोगे तो क्या बाद में पढ़ोगे तो समझ में आएगा? नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए इनका लिपि कैसा था? भाव चित्रात्मक था, ठीक है। इनकी लिपि में 250 से 400 प्रतीक का प्रयोग किया गया था, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो ये सब प्रतीक है, ठीक है। ये सब लिपि में लिखने का प्रयोग किया गया था, ठीक है। कितना प्रकार का प्रतीक का प्रयोग किया गया था? तो 250 से 400 प्रतीक का प्रयोग किया गया था, ठीक है। जो यहाँ पे सारा चिन्ह यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। और लिपि अभी जस्ट में बताया कि दाएं से बाएं और लिखते थे, यानी कि यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ लाए, फिर यहाँ से फिर ऐसे लाए, ठीक है। यानी कि इनके लिपि कैसा था लिखने में? तो दाएं से बायां, ठीक है। और इनका लिपि को पढ़ा नहीं जाता था, ठीक है। इनका लिपि को पढ़ा नहीं जाता था। वैसे ही लिखते भी थे तो पढ़ा कैसे जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इनका लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता था, ठीक है। नेक्स्ट, लिपि मौलिक लिपि था, ठीक है। मौलिक लिपि था यानी कि सिर्फ ये लोग बोलते थे, ठीक है। सर्वाधिक प्रयोग प्रतीक, यानी कि 250 से 400 प्रतीक का प्रयोग किया गया था इनका लिपि में, ठीक है। तो जिसमें कि सबसे ज्यादा प्रतीक का प्रयोग ये किसका किया गया था? तो मछली का ज्यादा प्रयोग किया गया था, ठीक है। फिर धौलावीरा अभिलेख में 10 प्रतीक का प्रयोग किया गया है, ठीक है। धौलावीरा अभिलेख में कितना प्रतीक का प्रयोग किया गया था? तो 10 प्रतीक का प्रयोग किया गया था, ठीक है। अब अभी हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का समाज के बारे में हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। और समाज के बाद हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का राजनीतिक व्यवस्था को पढ़ेंगे, ठीक है। समाज के बाद सिंधु घाटी सभ्यता का राजनीतिक व्यवस्था के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। कैसा था राजनीतिक व्यवस्था? तो यहाँ पे हम लोग डिटेल में देखेंगे। इतिहासकार इतिहासकार में केंद्र सत्ता थी, ठीक है। इतिहासकार में केंद्र सत्ता थी, ठीक है। स्पष्ट साक्ष्य, यानी कि किसी भी तरह का कोई एविडेंस नहीं मिला था, किसी भी तरह का कोई एविडेंस नहीं मिला था, ठीक है। अधिकतर इतिहासकार पुरोहित शासक थे। अधिकतर इतिहासकार कैसे शासक थे? तो पुरोहित शासक थे, ठीक है। उसके बाद पिगट, ठीक है। ये इतिहासकार थे। पिगट क्या, ये क्या थे? तो इतिहासकार थे, ठीक है। इन्होंने दो राजधानियां को जुड़वा राजधानी बताया है, ठीक है। कौन कौन सा दो राजधानी, ठीक है। तो एक है हड़प्पा, एक है हड़प्पा, ठीक है। और दूसरा है मोहनजोदड़ो, दूसरा है मोहनजोदड़ो, ठीक है। इन दोनों को जुड़वा राजधानी बताया। कौन बताए थे? तो पिगट साहब बताए थे, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जुड़वा राजधानी की जानकारी किस शासक ने, यानी किस इतिहासकार ने दिए थे? तो आप लोग उत्तर क्या दोगे? तो पिगट, ठीक है। नेक्स्ट, इतिहासकारों की सीता, ठीक है। यहाँ पे डिटेल में दिया गया है, ठीक है। ये मैच करने को ये दिया जाएगा क्वेश्चन में, ऐसा मैच करने को दिया जाएगा, ठीक है। तो याद रखना पड़ेगा आप सभी को, जब मैचिंग आ जाएगा क्वेश्चन में यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में, तो क्या करोगे? याद नहीं रखोगे तो क्वेश्चन तो छोड़ के आओगे। तो उससे बढ़िया है कि याद कर लो, ठीक है। तो डीडी कोशाम्बी और पिगट ये पुरोहित वर्ग से शामिल थे, ठीक है। अभी हम लोग देखे थे कि इनका समाज 6 वर्गों में बांटा गया था, ठीक है। 6 वर्गों में इनका समाज बांटा गया था, जिसमें कि सबसे ऊंचा समाज को पुरोहित वर्ग बोला गया था, ठीक है। तो वही यहाँ पे देखो, डीडी कोशाम्बी और पिगट ये दो इतिहासकार किस वर्ग से शामिल थे? तो पुरोहित वर्ग से शामिल थे, ठीक है। नेक्स्ट, रामशरण शर्मा, ठीक है। ये व्यापारी वर्ग से शामिल थे, ठीक है। अभी जस्ट हम देखें 6 वर्ग, ठीक है। पुरोहित देखें, योद्धा वर्ग देखें, व्यापारी वर्ग देखें, किसान वर्ग देखें, ये सभी अभी हम लोग देखें। तो रामशरण जो शर्मा थे
ये कौन से वर्ग से शामिल थे? तो व्यापारी वर्ग से शामिल थे। ठीक है। नेक्स्ट, मैके, ठीक है, ये प्रतिनिधि शासक के रूप में भारत आए थे। ठीक है, यानी कि ये अदर कंट्री के थे, तो यहाँ भारत आए थे मैके साहब। ठीक है। नेक्स्ट, हंटर, ये जनतंत्रात्मक सत्ता से शामिल थे। ठीक है, कौन? हंटर साहब। ठीक है, तो ये डिटेल में है। ठीक है, और याद रखना है आपको। ठीक है, ये, ठीक है, ये क्वेश्चन अभी जब मैं एमसीक्यू करवाऊंगा तो उसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एमसीक्यू करवाऊंगा तो उसमें मैचिंग में देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट, अब समाज, ठीक है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का समाज तो हम लोग देख लिए और राजनीतिक व्यवस्था तो देख लिए। अब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक व्यवस्था को देखेंगे। ठीक है, यानी कि इनका आर्थिक व्यवस्था कैसा था। ठीक है, तो मुख्य व्यवसाय ये लोग क्या करते थे? कृषि करते थे, यानी कि खेती बाड़ी करते थे। और अभी भी खेती बाड़ी बहुत ही फेमस है। ठीक है, खेती बाड़ी अभी भी लोग कर ही रहे हैं। ठीक है, आप सभी तो देख ही रहे हो। नेक्स्ट, ये लोग आर्थिक व्यवस्था में व्यापार का काम करते थे। ठीक है, यानी कि ट्रेड का काम करते थे। ये लोग आर्थिक व्यवस्था में ट्रेड का काम भी करते थे, यानी कि किसानी का काम करते हुए करते हैं, यानी कि कृषि का काम करते करते इसके साथ साथ व्यापारी का भी काम करते थे। ठीक है, यानी कि जैसे खेतों में कुछ उपजाऊ किए, ठीक है, तो उनको फिर ये लोग मार्केट में बेचने वगैरह भी जाते थे। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं व्यापार। ठीक है, फिर इनका जो भूमि जो था, इनका जो जमीन जो था वो उपजाऊ जमीन था। ठीक है, यानी कि फर्टिलिटी जमीन था। इनका जो जमीन था वो फर्टिलाइज जमीन था। ठीक है, और इनके टाइम में जो फसलें उपजाऊ होते थे वो कौन कौन सा फसलें थे? तो जौ था, चावल था, गेहूं था, कपास था, तरबूज था, नील था, सरसों था, ज्वार था। ये सब फसलों को ये लोग उपजाते थे। ठीक है, यहाँ पे डिटेल में दिया गया है, तो जल्दी से कॉपी में नोट करो। ठीक है, जल्दी से कॉपी में नोट करो और याद करो। ठीक है, अभी जस्ट मैं एमसीक्यू करवाने वाला हूँ इस क्लास के बाद। ठीक है, यूट्यूब पे ही। इनका अर्थव्यवस्था कैसा था तो यहाँ पे देखेंगे। अभी हम लोग जस्ट देखें कि ये लोग कृषि का काम करते थे, व्यापारी का काम करते थे, ये तो देखे थे। तो और नेक्स्ट, ये लोग तीसरा पशुपालन का भी काम करते थे। ठीक है, यानी कि घर में बकरी पालते थे, गाय पालते थे, भेड़ पालते थे, घोड़ा पालते थे इत्यादि, हाथी वगैरह पालते थे। यानी कि बहुत तरह का पशुपालन ये लोग पोषण पालन करते थे। ठीक है, यानी कि पशु पालेंगे तभी तो खेती करेंगे, और जब खेती होगा तो व्यापार होगा। ठीक है, तो पशु तो ये लोग पालना जरूरी है इन लोगों को। ठीक है, और व्यापार भारत में भी करते थे, यानी कि आंतरिक व्यापार, यानी कि भारत में भी करते थे। और ये लोग भारत के साथ साथ बाहर की कंट्री में भी व्यापार करते थे। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग केवल आंतरिक व्यापार में ही शामिल थे या बाह्य व्यापार में भी शामिल थे? तो उत्तर क्या देना है आप सभी को? दोनों व्यापार में शामिल थे। ठीक है, बाहर से भी व्यापार करते थे और अंदर से भी व्यापार करते थे। ठीक है, अर्थव्यवस्था में क्या क्या सा उपजाऊ करते थे तो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, ये लोग कपास की खेती का उत्पादन करते थे। ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली था। ठीक है, यानी कि वस्तु को चेंज एक्सचेंज करते थे। ठीक है, यानी कि मान लो मैं जौ दिया किसी को, तो जौ के बदले ये लोग क्या, सपोज दैट टीन मंगवाते थे। ठीक है, यानी कि मैं आपको जौ का खेती करके जौ दिया, तो आपसे मैं बोला कि मुझे तुम टीन टीन दे देना। ठीक है, टीन, ठीक है, यानी कि टीना। ठीक है, टीना। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं विनियम। ठीक है, यानी कि एक्सचेंज। ठीक है, फिर इनका प्रिय पशु कौन सा था? तो कुब्बड़ वाला बैल। इनका प्रिय पशु कौन सा था? तो कुब्बड़ वाला बैल। ठीक है, देखे हो अभी आप सभी कहीं देखने को मिलता है कुब्बड़ वाला बैल? बहुत ही कम देखने को मिलेगा, ये गांव वगैरह में जाओगे तो वहां देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर इनका नगरीय सभ्यता ठीक ठाक था। ठीक है, नगर कैसा था? तो जैसे ये रास्ता था, ठीक है, तो कोई घर वगैरह बनाया, ठीक है, तो घर बनाया तो इधर दरवाजा नहीं करके ये लोग इधर दरवाजा करते थे पीछे की ओर। ठीक है, केवल लोथल का लोग अपने दरवाजा रास्ता की ओर खोलते थे। ठीक है, तो इनका नगरीय सभ्यता ठीक ठाक थी। ठीक है, नेक्स्ट, इनका अर्थव्यवस्था क्या क्या सा था? ठीक है, तो ये लोग काश्युगिन था। ठीक है, अर्थव्यवस्था में काश्युगिन शामिल था। फिर ये लोग गन्ना, ठीक है, यानी कि गन्ना, ठीक है, ये लोग गन्ना से
अपरिचित थे, यानी कि गन्ना की जानकारी इन लोगों की नहीं थी। ठीक है, फिर ये लोग प्राप्त करते थे। ठीक है, यानी कि नील, रोसदी, बांध सिंचाई, धौलावीरा, ये सब अर्थव्यवस्था में शामिल है। ये सब अर्थव्यवस्था में शामिल है। ठीक है, फिर देखो अभी जस्ट अभी मैं बताया कि ये लोग व्यापार में बाहर भी व्यापार करते थे, यानी कि भारत से व्यापार ये लोग अदर कंट्री में करते थे। ठीक है, फिर ये लोग भारत में भी व्यापार करते थे। ठीक है, जैसे कि ये लोग अफगानिस्तान के साथ व्यापार करते थे, ईरान के साथ व्यापार करते थे और इराक के साथ व्यापार करते थे। ठीक है, इन 3 कंट्री के साथ ये लोग व्यापार करते थे। ठीक है, फिर आंतरिक व्यापार में कौन-कौन सा स्टेट में ये लोग करते थे? तो राजस्थान में करते थे, गुजरात में करते थे, दक्षिण भारत में करते थे, बलूचिस्तान में करते थे और सिंध में करते थे। ठीक है, फिर जो निर्यात, निर्यात को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जल्दी से बताओ। निर्यात को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपोर्ट। निर्यात को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं क्या? एक्सपोर्ट। और आयात को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इम्पोर्ट। ठीक है, तो एक्सपोर्ट इकोनॉमिक्स में आप सभी पढ़ोगे एक्सपोर्ट क्या बोलते हैं। ठीक है, तो एक्सपोर्ट क्या बोलते हैं? ये एक्सपोर्ट, ठीक है, यानी कि निर्यात। निर्यात क्या है? तो सपोज दैट ये इंडिया है, ये इंडिया है और ये चाइना है। ठीक है, तो हमारे देश में नील की खेती हो रही है, सीसा की खेती हो रही है, कपास की खेती हो रही है, ऊन की खेती हो रही है, बर्तन की खेती हो रही है। ठीक है, यानी बर्तन की खेती तो नहीं होती है। तो जैसे बर्तन जो है ये मिट्टी वगैरह से बनता है। ठीक है, तो हम लोग इन सभी चीजों को क्या करते हैं कि बाहर के देश में जाकर के बेचते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? निर्यात। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? निर्यात। ठीक है, जैसे कि हम लोग नील का खेती किए और हम लोग नील का खेती करने के बाद नील जो है हम लोग इंडिया में नहीं बेच करके हम लोग चाइना में बेच दिए। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? निर्यात। ठीक है, फिर आयात क्या हो गया? जैसे कि आयात हो गया, ये इंडिया हो गया और ये चाइना हो गया। ठीक है, ये इंडिया हो गया, ये चाइना हो गया। ठीक है, तो हम लोग चाइना से कोई वस्तु को अपने देश में खरीदे, उसी को बोलते हैं आयात। उसी को क्या बोलते हैं? आयात। ठीक है, जैसे टीन जो है ये अफगानिस्तान और ईरान से हम लोग खरीदते थे। ठीक है, नेक्स्ट तांबा, ये कहाँ से खरीदते थे? तो राजस्थान से खरीदते थे। नेक्स्ट चांदी, ये बाहर का कंट्री ईरान और अफगानिस्तान से खरीदते थे। नेक्स्ट शीशा, ये ईरान और अफगानिस्तान से खरीदते थे। नेक्स्ट सोना, ये अफगानिस्तान दक्षिण भारत से खरीदते थे। नेक्स्ट लॉज वर्थ, ये इराक से खरीदते थे। ठीक है, इतना सब चीज हम लोग खरीदते थे। तो स्टूडेंट आज यही, ठीक है, तो आप सभी को क्लासेस अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करो। अब इसी का सेकंड पार्ट कल हमारे यूट्यूब चैनल पे आएगा। अब जैसे ही ये टॉपिक कंप्लीट होगा सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, तो इसी का एमसीक्यू मेरे यूट्यूब चैनल पे आ जाएगा, यानी कि परसों इसी का एमसीक्यू करवाया जाएगा। ठीक है, तो आप सभी को एकदम मेरे यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज एकदम उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो जल्दी से चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। ठीक है, ताकि आप अपने सपनों की उड़ान भर पाओ। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू, बाय बाय ऑल ऑफ यू, गुड बाय।